नमो नमः साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, अभी हमने व्याकरण भाग को आरंभ किया है। तो आज के भाग में हमारा भाग 2 जो है व्याकरण के अंतर्गत स्वर और व्यंजन के बोध के ऊपर है, जैसा कि इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यह जो व्याकरण से संबंधित वीडियो साथियों अभी मैं लेके आ रहा हूँ, यह शास्त्री से संबंधित टैट नेट और सेट से संबंधित है। चाहे नेट 73 कोड का हो या 25 कोड का हो, उनके लिए सामान्य परिचय अभी चल रहा है। और शास्त्री के लिए तो टैट के लिए और कमीशन के लिए साथियों महत्वपूर्ण यह वीडियोज़ रहेंगी। अर्थात परीक्षा कोई भी हो, परीक्षा के लिए इन्हें ज़रूर देखें साथियों। क्योंकि यदि आपका अभ्यास ठीक रहेगा, यदि आप पृष्ठभूमि के साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको निश्चित ही उस विषय का अच्छे से बोध रहेगा। पिछली कक्षा में हमने एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हुए संस्कृत शब्द के विषय में, व्याकरण के संदर्भ में उसकी परिभाषा, उसके अन्य नाम क्या हैं, इसके विषय में जाना था। मुनित्रय के विषय में जाना था, जो कि अभी आप देख रहे हैं। अष्टाध्यायी के विषय में हमने पिछली वीडियो में पूर्णतः ज्ञान अर्जित किया था। माहेश्वर सूत्रों के विषय में उनके अन्य नाम क्या क्या हैं, प्रत्याहार के विषय में जाना था। शिव सूत्र जो थे, माहेश्वर सूत्र, उनके विषय में जाना था। यहाँ तक साथियों। और इसके अलावा हमने प्रत्याहार 3 जो थे, मूलतः अच, हल और अल प्रत्यय। जैसे अच जो हैं, अच के अंतर्गत आने वाले सभी स्वर होते हैं। हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन होते हैं और अल के अंतर्गत सभी स्वर और व्यंजन आते हैं। यह आपने जाना था। आज के भाग में हम साथियों वर्ण से शुरू करेंगे और इसको व्यंजन तक हम आज समाप्त करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण क्या है। तो इसका मूलतः इसकी जो परिभाषा है वह इस प्रकार है। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। साथियों, यहाँ पे वर्ण है, उन्हें क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। अब बात आती है कि वर्ण और अक्षर एक ही हैं, तो उसके लिए जो परिभाषा है, संस्कृत में जो परिभाषा वह इस प्रकार से है। न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण या विनाश ना हो उसे अक्षर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ आदि। इस प्रकार से जो भी अक्षर हैं जिनका कभी क्षरण या विनाश ना हो, वह क्या कहलाते हैं? तो वह अक्षर कहलाते हैं। अब सामान्यतः जो वर्ण या अक्षर हम जो भी कहें, इन दोनों के जो हैं, अर्थात जो वर्ण हैं, इसके 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। तो आज की वीडियो हमारी इन्हीं पर आधारित है। सबसे पहले स्वर के विषय में जान लेते हैं। जैसा कि हमने पहले जाना था कि स्वर जो है उसे अच भी कहा जाता है। अच प्रत्याहार जो है, प्रत्याहार को बनाने का एक माध्यम यहाँ पे मैं आपको माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, मूलतः मेरा आज का आधार था कि मैं माहेश्वर सूत्रों के ऊपर करवाऊँ, लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि आपके लिए स्वर और व्यंजन का थोड़ा-सा आरंभिक ज्ञान दे पाऊँ आज की वीडियो में। तीसरे भाग में हम निश्चित रूप से माहेश्वर सूत्रों के ऊपर ही बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं स्वर के ऊपर या अच प्रत्याहार। अच के अंतर्गत यहाँ पे यदि आप देखेंगे यहाँ पर है, और यदि हम च शब्द को च वर्ण को ढूँढेंगे तो वो यहाँ पे आ रहा है अंतिम। तो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक, अर्थात जो चौथा हमारा यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे जितने भी वर्ण आ रहे हैं, जिसमें हलंत्यम वर्णों को यदि हम छोड़ दें, कौन कौन से, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ हमने कौन कौन से वर्ण को छोड़ना है। तो इस वर्ण को हमने काउंट नहीं करना है, इसी प्रकार इसको भी नहीं करना है, इसे भी नहीं करना है, और अच तक जाना है हमने, तो इसको भी हमने काउंट नहीं करना है। तो इस प्रकार से जो जो अब शब्द बच गए वही स्वर हैं साथियों, वही अच प्रत्याहार के अंतर्गत आए। कौन कौन से हैं? तो अ, इ, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। इस प्रकार से यदि आप इनको काउंट करेंगे आप, तो 3 ऊपर हो गए, 3 और 2 5, 2 7 और 2 9। तो इस प्रकार से ये जो आपके वर्ण बचे, ये सभी आपके स्वर हैं। और इसके अलावा हल जो आपने सुना था, हल वर्ण जो है, यह सभी व्यंजन के, इसके अंतर्गत सभी हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। तो साथियों यदि आप इनको काउंट करेंगे तो इनके भी आपने अंतिम अंतिम शब्दों वर्णों को छोड़ देना है, और जो वर्ण बचेंगे शेष, वो सभी किस में आएंगे? तो वह व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो अब एक बार देख लीजिए, स्वर के लिए सबसे पहले परिभाषा क्या है? तो स्वर के लिए परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात जिसके उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जिनका उच्चारण जो है स्वयं किया जाता है, स्वयं होता है,
उनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो, वही क्या है, स्वर है। अर्थात स्वयं राजन्ते इति स्वर, अर्थात जो स्वयं ही सुशोभित होते हैं और स्वयं ही उच्चारित होते हैं वह वर्ण क्या कहलाते हैं, तो स्वर कहलाते हैं। प्रश्न सबसे पहले यही पूछा जाता है कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो साथियों संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 9 है, जो कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत है। जैसा कि मैंने अभी माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत आपको बताया, तो यह रहे आपके 9 जो स्वर वर्ण है। कौन कौन से हैं, अ, इ, उ, रि, लृ, ए, ओ, आई, औ। इस प्रकार से आपके ये जो है शब्द, आपके ये जो 9 वर्ण हैं आपके, ये क्या है, स्वर वर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आगे परीक्षा में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, एचपी कमीशन में भी और टैट में तो साथियों दूसरे साल हर बार ये प्रश्न पूछा ही जाता है। जैसे इसके अंतर्गत क्या कहा गया, तो मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वरों की संख्या 5 है। कौन कौन से हैं, अ, इ, उ, रील री। ये जो आपका अ, इ, उण, रील रिक, इस प्रकार से लिरिक तक का क तक जो आएगा अक प्रत्याहार, इसके अंतर्गत आपके सभी मूल स्वर आते हैं, अ, इ, उ, रील री। जी अब आगे चलते हैं। दूसरे स्थान पे आया आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने हैं, तो संयुक्त स्वर को ही मिश्रित स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं, ए, ओ, आई, औ। अब ये किस प्रकार से संयुक्त है, क्योंकि स्वर और स्वर के योग के द्वारा इनका निर्माण हुआ है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, संयुक्त स्वर। अर्थात यह किसी के योग से हैं, मिश्रण से हैं। तो इस प्रकार से यदि आप देखेंगे, ए, ओ, आई, औ का निर्माण जो है इस प्रकार से होता है साथियों। अब चलते हैं स्वर के भेद के विषय में। तो यदि आपने पुस्तक संस्कृत भाषा से संबंधित आप होंगे तो आपने यह सूत्र निश्चित रूप से पढ़ा होगा, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण में, उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। अब इसके लिए क्या कहा गया है, तो इस सूत्र में एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वरों की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है कि मात्रिक शब्द अर्थात मात्रा काल क्या है। तो मात्रा काल होता है एक बार में प्राण अर्थात एक श्वास लेकर के उसे छोड़ना, यही एक मात्रिक शब्द हम कह सकते हैं। जैसे एक मात्रिक है तो कम समय के लिए, जैसे आप आगे यहाँ पे जानेंगे ह्रस्व के विषय में, तो ह्रस्व की परिभाषा ही है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें स्वर कहते हैं। अब कौन कौन से हैं एक मात्रिक स्वर, तो ये सामने आपके लिखे गए हैं, अ, इ, उ, री आदि। इस प्रकार से ये क्या है, तो ह्रस्व स्वर है। दूसरे नंबर पे बात आती है दीर्घ स्वर के विषय में, तो इन्हें द्विमात्रिक कहा गया है। किस प्रकार से, तो इसकी परिभाषा में कहा गया, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इसके लिए उदाहरण क्या है, आ, ई, उ, ए, आई। इस प्रकार से ये द्विमात्रिक हैं। और प्लुत क्या है साथियों, तो प्लुत के लिए यहाँ पे कहा गया है, प्लुत के लिए जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक अथवा 3 मात्रा का समय लगे तो उन्हें त्रिमात्रिक कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसका उदाहरण क्या है, ओम। जैसे आप उच्चारण करते हैं ओम का, तो अ, उ, म, इन 3 शब्दों का जब आप उच्चारण करेंगे तभी ये 3 मात्राओं से युक्त प्लुत स्वर बनेगा। मैक्सिमम परीक्षाओं में साथियों ये प्रश्न AWES आर्मी पेपर्स की में ये क्वेश्चन आया था कि ओम शब्द जो है, ओम जो उच्चारण है किस स्वर के अंतर्गत आता है, यह प्रश्न पूछा गया था आर्मी के अंतर्गत प्रश्न। अब चलते हैं आगे। आगे आपके सामने इसके पश्चात बात आती है व्यंजन की तरफ। तो व्यंजन को क्या कहा जाता है, व्यंजन को हल वर्ण भी कहा जाता है, जैसा कि हमने जाना था। अब इसके लिए क्या परिभाषा है, जैसे हमने स्वर के विषय में जाना, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। अब व्यंजन के लिए क्या है, अनवग भवति व्यंजनम, अर्थात बिना वेग के होते हैं, अर्थात बिना किसी की सहायता के तो ये कहे ही नहीं जा सकते हैं, मूलतः हम सामान्य भाषा में कहें। अब इसकी परिभाषा कही जाए तो इस प्रकार से, व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना ना हो सके, अर्थात बिना स्वर के इनका उच्चारण जो है संभव नहीं है। जैसे यह है क, अ, क, अ, ख। इस प्रकार से क, ख, ग जितने भी आपके आगे आएंगे इनके विषय हम आगे देखेंगे।
अब इसको हल वर्ण भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो इसके लिए यहाँ पे प्रमाण है, सभी व्यंजन वर्ण जो हैं, सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित है। जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में भी इसके विषय में जाना था, और आज भी सुबह स्टार्टिंग में हमने इसके विषय में जाना कि सभी व्यंजन वर्ण जो है हल प्रत्याहार में समाहित है, मतलब इसके अंतर्गत हैं। अतः व्यंजनों को हल भी कहते हैं। अब कुल व्यंजन कितने हैं? तो 33 हैं, 33 हैं साथियों। और स्वर कितने हैं? तो 9 है। अब कहाँ से शुरू होते हैं? तो हमने आज शुरू में देखा अभी कि है वरट से ह से शुरू होंगे और हल के ल तक होंगे। तो इसके अंतर्गत कितने आते हैं? तो 33 आते हैं। कितने सूत्रों के अंतर्गत हैं? तो 10 सूत्रों में यह कहे गए हैं। और स्वर कितने सूत्रों में कहे गए हैं? यदि आपको पता है कि माहेश्वर सूत्र जो है उसमें कुल कितने सूत्र हैं? तो 14 सूत्र हैं। यदि व्यंजन 10 में है तो स्वर आपको स्वतः मालूम हो रहा है कि स्वर सभी कितने सूत्रों में है? 4 सूत्रों में सभी स्वर विद्यमान हैं। अब आगे चलते हैं व्यंजन के प्रकार के विषय में। मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। तो माहेश्वर सूत्र इसी के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से हैं। तो यह जो व्यंजन शब्द आते हैं स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और एक चौथा प्रकार भी है साथियों, संयुक्त व्यंजन, जो कि माहेश्वर सूत्रों में परिणित नहीं है। तो इसके विषय में भी हम साथ में अभी देख लेंगे। तो अभी आपके सामने एक डायग्राम लेके आ रहा हूँ व्यंजन विषय में। तो सबसे पहले यदि आप देखेंगे स्पर्श है। स्पर्श के लिए संस्कृत का जो, यदि आपने पुस्तक पढ़ी होगी लघु सिद्धांत कौमुदी में, वहाँ पे आप संज्ञा प्रकरण में देखेंगे स्पर्श के लिए क्या कहा गया है। तो लस्य प्रथम स्वर्णम के अंतर्गत सब कुछ आएगा साथियों ये। तो वहाँ पे साथ साथ कहा गया है कादेयो मावसाना स्पर्श, अर्थात क से लेकर के म पर्यंत जितने भी वर्ण आएंगे वह स्पर्श व्यंजन होंगे। जैसे यहाँ पे कादेयो कहा गया, का से लेकर के माँ के अवसान तक, अर्थात क यहाँ पे है क वर्ग के अंतर, क से लेकर के म का अवसान, अर्थात यहाँ तक जितने भी वर्ण आएंगे तो उन्हें स्पर्श कहा जाता है। स्पर्श के लिए एक और इनको वर्ग को कहने का एक और माध्यम है जिसके लिए शब्द प्रयोग होता है कु, चू, टू, तू, पू। कहा गया है कु, चू, टू, तू, पू एते उदितः, इनकी उदित संज्ञा होती है। ये जो आपका ऊ है इसकी इत संज्ञा हो गई और बच गया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इस प्रकार से। तो स्पर्श के लिए आप याद रखें कि कवर्ग से लेकर के पवर्ग के पर्यंत जितने भी वर्ण होंगे वह स्पर्श होंगे। तो ये इनकी संख्या कितनी है? तो साथियों आप यदि आप देखेंगे हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। तो इस प्रकार से 5 गुना 5 करेंगे तो 25 वर्ण जो है स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। अब अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण हैं? तो अंतस्थ के अंतर्गत साथियों 4 वर्ण हैं। इसके लिए सूत्र क्या है? यणो अंतस्थः, कि यण प्रत्याहार जो है, जिस प्रकार से हमने अच प्रत्याहार में जाना कि सभी अच प्रत्याहार में जितने भी वर्ण हैं वो स्वर हैं, हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन हैं, और अल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर और व्यंजन आते हैं। तो वैसे ही यण प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? तो सभी अंतस्थ वर्ण आते हैं। तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? य, व, र और ल। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने जाना कि अंतस्थ वर्ण कितने हैं? तो 4 हैं। अब इसके पश्चात आया ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण के लिए क्या सूत्र है? तो शल ऊष्माण। आपने इस प्रकार से याद रखना है शल ऊष्माण, कि शल प्रत्याहार के अंतर्गत जो जो वर्ण आते हैं 4, वह सभी क्या है? ऊष्म वर्ण है। कौन कौन से हैं? जैसे इनका शल ऊष्म शब्द क्यों कहा, ऊष्म वर्ण क्यों कहा गया है इन्हें साथियों? तो जब आप इनका उच्चारण करेंगे, तो जब आप उच्चारण करेंगे आपके मुख से ऊष्म जो हवा है आपके मुख से बाहर आएगी, इसी कारण इन्हें ऊष्म वर्ण कहा गया है। तो यह वर्ण कौन कौन से हैं? श, स, स, ह। तो यदि आप इनका उच्चारण करके एक बार देख लेंगे तब भी आपको बोध हो जाएगा कि यह ऊष्म वर्ण हैं। तो साथियों इस प्रकार से यह रहे आपके व्यंजन, कुल मिलाकर के 25, 4 और 4। यदि आप इन्हें करेंगे स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। और इसके अलावा साथियों यह कहा था मैंने अभी पीछे कि संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो यह व्यंजनों के अंतर्गत संस्कृत में नहीं काउंट होते हैं, लेकिन इनको ये किस प्रकार से बनते हैं तो इसके विषय में भी अभी देख लेते हैं। तो संयुक्त व्यंजन जो बनते हैं इस प्रकार से बनते हैं। व्यंजनों के योग के साथ साथ, दो व्यंजनों के योग के साथ बनते हैं। जैसे क और षटकोण के श के साथ अ का जब योग होगा तो क्ष बनेगा। त और र के योग से
त्र बनेगा और ज और य के योग से ज्ञ बनेगा। तो इस प्रकार से संयुक्त वर्ण जो है साथियों बनते हैं। तो अभी देखिए आप एक बार फिर से इसे पुनरावृत्ति इस पॉइंट को जरूर कीजिए। परीक्षा में यहाँ से पूछा ही जाता है कि अंतस्थ वर्णः कति, कि अंतस्थ वर्ण कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 4। और सूत्र पूछेंगे तो यणो अंतस्थः। और ऊष्म वर्ण के लिए कौन सा प्रत्याहार है, तो शल प्रत्याहार है और सूत्र क्या है, शल ऊष्माणः। और स्पर्श वर्ण कहाँ से कहाँ तक आते हैं, तो उत्तर है कादयोमावसानः स्पर्शः। इस प्रकार से आप याद रखें कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। यहाँ तक देखा। और व्यंजन के आपने किस प्रकार से निर्मित होते हैं उनके विषय में अभी आपने देखा। हल प्रत्याहार कौन से हल प्रत्याहार जो कहाँ से आरंभ होता है, माहेश्वर सूत्र से, कौन से सूत्र से शुरू होता है, तो हायवरट से शुरू होता है और अंतिम हल तक रहता है। बात की जाए कुल कितने व्यंजन वर्ण हैं, तो 33 है, 33 है। और व्यंजन का सूत्र क्या है, तो अन्वग भवति व्यंजनम, अर्थात इनके अंदर कोई वेग नहीं होता, अर्थात ये अपने आप नहीं बोले जाते, इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। इसके अलावा स्वरों के भेद जाने आपने, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, इसके विषय में अभी आपने साथ में साथियों यह भी जाना। अब एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मात्रा के विषय में जान लिया जाए कि मात्रा काल क्या है, अर्थात कितने समय की मात्रा है। तो एक मात्रिक कहा गया है, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। तो मात्रा का काल क्या है, समय क्या है, तो पलक झपकने के समय को ही मात्रा काल कहा गया। अर्थात जितने समय में अपनी आँख को बंद करके खोलते हैं अपनी पुतलियों को, तो इतना जो समय है वही मात्रा का काल होता है साथियों। और इसका स्वरों को जानने का भेद का जो सूत्र है वह क्या है, तो उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, इस प्रकार से रहा। मूल स्वर कितने अभी आपने जाना, तो 5 मूल स्वर हैं। और स्वरों की संख्या कुल कितनी है, तो कुल स्वरों की संख्या 9 है। और कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत है, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत है। बात की जाए स्वर की परिभाषा क्या है, तो स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात जो अपनी ही सहायता, अर्थात जो स्वयं कहे जाएं वही क्या है, जो स्वर्ण जो वर्ण जो है किसी अन्य की सहायता से ना कही जाए, अर्थात अपितु स्वयं ही कही जाए, वही क्या है, स्वर हैं साथियों। अक्षर की क्या परिभाषा है, न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका कभी क्षरण या विनाश ना हो वह क्या है, अक्षर है। तो साथियों अभी आज के इस भाग में इतना ही। यदि आपका कोई सुझाव हो व्याकरण के संदर्भ में, और यदि आप कुछ और इसमें जानना चाहते हो थोड़ा ज़्यादा, तो वह भी आप बताएं। अगले वीडियो में हम साथियों निश्चित रूप से माहेश्वर सूत्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, प्रणाम साथियों।